Hello friends, I'm CS Shantanu Bete, your coach, and I have been teaching law subjects for last 20 years. और अब मैं एक मेगा सीरीज लॉन्च कर रहा हूं अपने चैनल पे जिसमें मैं 5 इंपॉर्टेंट लॉ सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूं जिसमें कंपनी लॉ है, सिक्योरिटी लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, फॉरेन एक्सचेंज लॉज हैं और टैक्स लॉज हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे लेक्चर जो मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूं ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। If you like these videos, then don't forget to press like button and also share these videos with as many people as you can. And also consider subscribing this channel. If you face any problem in these videos, then please post your queries in the comment section या फिर आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो प्रोविजंस दे रखे हैं सेक्शन 149 के सबसेक्शन 6 से सबसेक्शन 12 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के, जो रिक्वायरमेंट बताता है कि कौन ऐसा पर्सन है जिसे कि आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, जो सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 में दे रखी है। तो हम देखना चाहते हैं यहां पर कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे कि हम एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सबसेक्शन है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले ये कहते हैं सबसेक्शन 6 में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू एनी कंपनी, मान लीजिए ये कंपनी है और यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करना है। तो ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू कंपनी मींस अ डायरेक्टर, यानी वो डायरेक्टर हु इज नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर नॉर नॉमिनी डायरेक्टर, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, होल टाइम डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, और अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर है बोर्ड में उसे भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कह सकते। फिर आगे ये कहते हैं कि हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर is a person of integrity and possess relevant expertise and experience। इसका मतलब किसी भी पर्सन को आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए इंटीग्रिटी की और रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस फील्ड का, और उसको कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस फील्ड में, तो ही उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है उस कंपनी में। इसके बाद फिर इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है कि भाई ये पर्सन मान लीजिए रिलेवेंट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज है, लेकिन ही शुड नॉट बी प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी जिसमें कि उसका अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, या फिर इस कंपनी की कोई भी होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है। इन किसी भी कंपनीज में वो बतौर प्रमोटर न हो, न तो अभी है वो एज ए प्रमोटर इन कंपनीज में और न ही पहले कभी वो एज ए प्रमोटर था इन कंपनीज का। तो इसका मतलब अगर कोई भी पर्सन प्रमोटर था इन कंपनीज में तो उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता इस कंपनी में। इसके बाद फिर ये कहते हैं कि अगर ये प्रमोटर नहीं था तो ये कहते हैं कि ये प्रमोटर से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, न किसी डायरेक्टर से ये रिलेटेड हो। यानी कौन से प्रमोटर और कौन से डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी, किसी में भी प्रमोटर या डायरेक्टर है उससे ये पर्सन रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ये रिलेटेड है प्रमोटर या डायरेक्टर से तो उसे फिर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ये सबसेक्शन फिर ये कहता है
कि ये जो पर्सन जिसे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, he should not have any pecuniary relationship with the company or its holding company or subsidiary or associate company, or even he should not have any pecuniary relation with the promoters or directors of this company or holding company or subsidiary or associate company ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद दीज कंपनीज और प्रमोटर डायरेक्टर्स ऑफ दीज कंपनीज, और ड्यूरिंग द लास्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर में ना हो और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें भी किसी तरह का कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो। तो 2 साल के पहले अगर कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप था इस पर्सन का तो चलेगा, लेकिन इस साल यानी ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें अपॉइंट हो रहा है वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर पिछले 2 सालों में इसका किसी तरह का पेक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो कंपनी और होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट या फिर प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ दीज कंपनीज के साथ। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं इन्होंने कि सर पेक्यूनरी रिलेशनशिप अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अ रिम्यूनरेशन ले रहा है कंपनी से तो उसे पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर उसने कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं, पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन किए हैं, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन है अप टू 10% ऑफ द टोटल इनकम और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट विथ ये जो कंपनी है, होल्डिंग है, सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर उनके प्रमोटर या डायरेक्टर्स के साथ, अगर उसके अप टू 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ सच कंपनी है, इतने तक के रिलेशन है, तो उसे एग्जम्प्ट किया गया है, उसे किसी तरह का कोई धोखा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है अगर उसके जो ट्रांजैक्शंस है, पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस विद दीज पार्टीज, वो अप टू 10% ऑफ द टोटल इनकम ही है। अब ये जो 10% ऑफ टोटल इनकम जो बोला है, यहां पर आपको इन कंपनीज की टोटल इनकम देखना है, उसका 10% आपको निकालना है। वहां तक के अगर पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन है इस पर्सन के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते इस पर्सन को इस कंपनी में। अब आगे जो डिस्क्वालिफिकेशन दे रखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए वो रिलेट करता है उसके रिलेटिव से, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको आपको अपॉइंट करना है वो तो बहुत ही अच्छा है, उसने अभी तक के जितने भी क्वालिफिकेशंस थे वो सारे फुलफिल कर दिए हैं। लेकिन अगर इस पर्सन का कोई रिलेटिव है, अगर इस पर्सन का कोई रिलेटिव है, वो अगर इस तरह के ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है तो फिर ये पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अब आपको इसमें पूरा फोकस करना है जो पर्सन जिसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रहे हैं उसके रिलेटिव पे आपको फोकस करना है। मान लीजिए इस पर्सन का कोई रिलेटिव है और वो रिलेटिव कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, किसमें? इस कंपनी में जिसमें कि इस पर्सन को अपॉइंट किया जाना है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, या इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में, या इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी में ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में इस तरह का वो होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी या इंटरेस्ट, या फिर प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर इसने कुछ होल्ड किया है एज ए सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट इन कंपनी और होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट, तो ऐसे केस में दिस पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। बट यहां पर कुछ एक्सेप्शन दे रखा है। अब मान लीजिए ये पर्सन है, इसका कोई रिलेटिव है, आप कह रहे हैं कि सर कोई इंटरेस्ट सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर रखी हो इसने किसी कंपनी, उस कंपनी में या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में, लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि अगर ये 50 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी या इंटरेस्ट या फिर 2% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, यहां तक इस लिमिट तक अगर इसके रिलेटिव ने होल्ड कर रखी है सिक्योरिटी या इंटरेस्ट इन कंपनीज में,
तो वो एग्जम्प्टेड माना जाएगा, इसका मतलब डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इस लिमिट से भी ज्यादा उसने सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर रखा है इस रिलेटिव ने इन कंपनीज में, इनमें से किसी भी कंपनीज में, तो ये पर्सन फिर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद बात करते हैं इंडेटनेस की डिस्क्वालिफिकेशन। ये जो रिलेटिव है, ही शुड नॉट बी इंडेप्टेड टू दिस कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ दिस कंपनी और इवन द प्रमोटर और डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनीज टू the amount which is excess of the prescribed amount। यानी ये जो रिलेटिव है इसके ऊपर लाइबिलिटी है, यानी he is indebted to such companies or promoter or directors of such companies up to a prescribed amount। prescribed amount तक अगर indebted है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस prescribed amount से अगर वो ज्यादा indebted है, यानी उसको देनदारियां हैं उसके ऊपर इन कंपनीज या प्रमोटर और डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनीज ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में ये जो पर्सन है ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। अब इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है। इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जो इसका रिलेटिव नहीं भी है, कोई भी पर्सन है वो इंडेटेड है इन कंपनीज को या फिर प्रमोटर या डायरेक्टर्स ऑफ दीज कंपनीज, और इस रिलेशन में इस रिलेटिव ने, इस पर्सन के इस रिलेटिव ने गारंटी दे रखी है रिलेटेड टू दैट इंडेटनेस ऑफ दैट पर्सन टू सच कंपनीज और प्रमोटर और डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर या प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर्स। तो ऐसे में यानी गारंटी भी अगर दे रखी है किसी और पर्सन की इंडेटनेस के लिए, इन दैट केस ऑल्सो दिस पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट इन दोनों केसेस में आपको याद रखना है कि प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट तक आप गारंटी दे सकते हैं, इंडेट हो सकता है वो रिलेटिव या गारंटी दे सकता है, उससे ज्यादा अगर है तो ही ये जो पर्सन है ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट क्या है हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद सब क्लॉज 4 ये कहती है कि ये जो रिलेटिव है, कोई भी इसका जो पर्सन का रिलेटिव है, ही शुड नॉट हैव एनी पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद दिस कंपनी और होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ दिस कंपनी अमाउंटिंग टू 2% और मोर, यानी 2% भी अगर है, 2% किसका, 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम, ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम ऑफ सच कंपनी। यानी अगर उस कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसका आपको 2% देखना है, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी से कोई रिलेशन है तो उन कंपनीज का 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम, इसका 2% अगर इस तरह का कोई पिक्यूनरी रिलेशन है इस रिलेटिव का, इंक्लूडिंग, अब ये जो 2% है, 2% में आपको पहले की 3 जो सब क्लॉजेस हमने देखी है, जैसे कि हमने देखा था सिक्योरिटी या इंटरेस्ट है थोड़ा उसका, या फिर उसको वो इंडेटेड है, या फिर उसने गारंटी दे रखी है किसी और पर्सन के बिहाफ पे, वो सारा का सारा आपको कैलकुलेट करना है along with any other pecuniary relation transaction with that company, और वो सब मिला के अगर 2% हो जाता है, अगर 2% या उससे ज्यादा यानी 2% भी अगर हो जाता है तो ये पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अभी हमने जो डिस्क्वालिफिकेशन देखा है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव ऑफ सच पर्सन देखा है, और इसके पहले हमने जो डिस्क्वालिफिकेशन देखा था विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन देखा था, और अब हम जो डिस्क्वालिफिकेशन देख रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन जिसे हम अपॉइंट करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड
विथ रिस्पेक्ट टू हिज रिलेटिव ऑल्सो, यानी दोनों का अभी हम यहां पर एनालिसिस करेंगे कि ना तो वो पर्सन ना उसका कोई रिलेटिव ये चीजें कर रहा हो। अब ये कौन सी चीजें हैं इसको हम जरा देखते हैं। ये कहते हैं कि ये पर्सन जिसे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं या इसका कोई भी रिलेटिव ना तो की मैनेजरियल पर्सन की पोजीशन होल्ड करता हो, यानी यहां पर पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये पर्सन या इसका कोई रिलेटिव ना तो केएमपी हो और न ही एम्प्लॉय हो, किसका, एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी इन विच ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर इसकी कोई होल्डिंग या फिर इसकी कोई सब्सिडरी या फिर कोई इसकी एसोसिएट कंपनी में, किसी में भी न तो केएमपी हो न एम्प्लॉय हो ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में ये पर्सन न ही इसका कोई रिलेटिव केएमपी और एम्प्लॉय रहा हो इन कंपनीज में। लेकिन फिर इन्होंने एक छूट दे दी है कि अगर इसका कोई रिलेटिव केवल एम्प्लॉय है इन कंपनीज में तो चलेगा, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इसका कोई रिलेटिव केएमपी रहा हो इन कंपनीज में ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, तो ये डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके बाद सब क्लॉज 2 ये कहती है कि ना तो ये पर्सन ना इसका कोई रिलेटिव किसी फर्म में पिछले 3 सालों में ना तो उस फर्म का एम्प्लॉय हो, न ही उस फर्म का वो प्रोप्राइटर हो, न ही उस फर्म का पार्टनर रहा हो। प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। अब ये फर्म, ये किस फर्म की बात कर रहे हैं, ऐसी फर्म जो कि ऑडिटर हो यानी ऑडिट फर्म हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरीज की फर्म हो, या फिर कॉस्ट ऑडिटर की फर्म हो। ये जो ऑडिट फर्म है या फिर कंपनी सेक्रेटरी की फर्म है या कॉस्ट ऑडिटर की फर्म है, ये बतौर ऑडिटर काम कर रही हो इस कंपनी में या फिर इसकी होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी में। इसका मतलब अगर आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं इस कंपनी में, तो न तो आप न आपका कोई रिलेटिव इस कंपनी में या होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के ऑडिटर की फर्म में न तो वो एज ए एम्प्लॉय रहा हो, न प्रोप्राइटर रहा हो, न पार्टनर रहा हो। तो ऑडिट फर्म में तो आपको किसी भी तरह का कोई पद ग्रहण नहीं करना चाहिए एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर का, न तो आपको न आपके किसी रिलेटिव को प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में। उसके पहले रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और फर्म की बात कर रहे हैं, ये लीगल या कंसल्टिंग फर्म। अब कोई इंजीनियरिंग फर्म भी हो सकती है या लॉयर्स की फर्म भी हो सकती है, किसी भी तरह की फर्म हो सकती है जो इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। और वो एसोसिएशन कैसी है कि ये जो फर्म है अदर कंसल्टिंग फर्म या लीगल फर्म, जिसका इन कंपनीज में से किसी के भी साथ 10% तक का ट्रांजैक्शन है, 10% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। यानी अगर आप किसी लीगल फर्म में, मान लीजिए किसी लीगल फर्म में आपका कोई रिलेटिव एम्प्लॉय है या प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनर है, और उस लीगल फर्म का जो टोटल ग्रॉस टर्नओवर है उसका 10% इन कंपनी से आता है, तो ऐसे केस में आप यहां पर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। ये जो टर्नओवर की लिमिट है, ये मैं फिर से बता दूं, ये केवल अदर कंसल्टिंग या लीगल फर्म के लिए एप्लीकेबल है। यहां पर तो किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं दे रखी है। यानी अगर आप उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पार्टनर, एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर रहे हैं, आप या आपका रिलेटिव, तो उस कंपनी में आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। और ये आपको याद रखना है, ये जो लिमिट है ये 3 साल, पिछले 3 सालों में आपको देखना है। उसके पहले का अगर कोई हिसाब किताब है तो वो आपको इग्नोर करना है। प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में ये आपको चेक करना है। अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो कई बार यहां पर कंफ्यूजन होता है कि सर ये 10% किसका है, 10% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द फर्म, फर्म का टोटल ग्रॉस टर्नओवर का 10% अगर इन कंपनी से आता है
तो फिर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर नहीं देखना है, यहां पर टर्नओवर देखना है उस फर्म का। इसके बाद इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन बताई है वोटिंग पावर से रिलेटेड। या तो ये पर्सन या फिर इसका रिलेटिव या दोनों मिलके अगर वो 2% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं वोटिंग पावर इन दैट कंपनी, इन द कंपनी, केवल उस कंपनी के बारे में बोला है। अभी यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट का जिक्र नहीं है, केवल उस कंपनी जिसमें कि इसको अपॉइंट किया जाना है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उस कंपनी का टोटल वोटिंग पावर का 2% अगर इस पर्सन के पास या इस पर्सन के रिलेटिव मिला के इनके पास अगर है, तो फिर ऐसे केस में भी ये पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसके बाद की जो डिस्क्वालिफिकेशन है सब क्लॉज 4 में जो दे रखी है उसको जरा ध्यान से समझना। ये बात कर रहे हैं सर एनपीओ की। तो सबसे पहले तो ये एक पर्सन है जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड ये उसका रिलेटिव है, दोनों की बात चल रही है यहां पर, और एक यहां पर एनपीओ है। तो ये कह रहे हैं यहां पर ये पर्सन या फिर इसका कोई रिलेटिव, ठीक है, इस एनपीओ में ना तो एग्जीक्यूटिव हो, ना तो एग्जीक्यूटिव यानी चीफ एग्जीक्यूटिव हो, ना ही इसका वो डायरेक्टर हो। अब ये कौन सी एनपीओ की बात कर रहे हैं? ये उस एनपीओ की बात कर रहे हैं who receives more than or equal to 25% of the receipt from company या फिर its promoters या डायरेक्टर या फिर इस कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी से उसका 25% रेवेन्यू डिराइव होता है। किसका? इस एनपीओ का। तो इस एनपीओ का टोटल रेवेन्यू आपको देखना है। इस एनपीओ का जो टोटल रेवेन्यू है उसका अगर 25% रेवेन्यू इस कंपनी से या फिर इसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी से डिराइव होता है या फिर इस कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर से डिराइव होता है, तो ऐसे केस में ये जो पर्सन है या इसका कोई रिलेटिव है वो अगर इस एनपीओ में चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है, तो फिर ऐसे में भी इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता उस कंपनी का। इसके बाद ये फिर कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू क्राइटेरिया दिस एनपीओ, ऐसी एनपीओ जिसमें कि ये पर्सन या फिर रिलेटिव इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है या फिर डायरेक्टर है, ये एनपीओ शुड नॉट होल्ड 2% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। यहां पे केवल कंपनी की बात की गई, यानी जिस कंपनी में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है उस कंपनी का 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर इस एनपीओ के पास ना हो जिसमें कि ये पर्सन या फिर इसका रिलेटिव एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है। अगर ऐसा है तो ये पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। इसको अगर आप जरा ध्यान से देखें तो जहां तक रेवेन्यू का सवाल है 25% ऑफ रेवेन्यू, यहां पर कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट और प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी सभी को ले लिया है। लेकिन जहां तक वोटिंग पावर का सवाल है, होल्डिंग ऑफ वोटिंग पावर बाय दिस एनपीओ, इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दिस कंपनी जिसमें कि उसका अपॉइंटमेंट होने वाला है। और इसके बाद ये कहते हैं इतनी डिस्क्वालिफिकेशन काफी नहीं है, तो इन्होंने आगे फिर कहा है कि हु पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसके अलावा कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है वो भी उसके पास होना चाहिए, तभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है उस कंपनी का। तो अब ये क्या प्रिस्क्रिप्शन है, ये हम रूल हम अलग से देखेंगे। तो अभी ये जितनी भी क्वालिफिकेशंस बताइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, अच्छे से आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।